गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 32 सरकारी बजट, अर्थव्यवस्था, गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी। और हमारा आज का टॉपिक है बजट के प्रकार, टाइप्स ऑफ बजट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। बजट के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है संतुलित बजट, दूसरा होता है हमारा आगम बजट, तीसरा होता है प्राप्तीय बजट, चौथा होता है निष्पादन बजट, पांचवा होता है जीरो बेस बजट, छठवां होता है आउटकम बजट और सातवां होता है जेंडर बजट। और हम स्टार्ट करते हैं पहले संतुलित बजट, बैलेंस्ड बजट से। जब बजट की प्राप्तियां चालू व्यय के ठीक बराबर होती हैं तो उसे संतुलित बजट कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि आय व व्यय पर लगाए गए करों से आय, वस्तुओं व सेवाओं, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज आदि का भुगतान पर्याप्त रूप से कर पाना संभव होता है। तो इसमें बताया गया जो संतुलित बजट होता है, बैलेंस्ड बजट जो होता है, उसमें हमारी जो रिसीव सरकार की जो प्राप्तियां हैं और जो उसके व्यय हैं, यानी उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की इनकम एक्सपेंडिचर होते हैं, वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सरकार के पास इनकम के रूप में जो पैसा आना है, जो टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में उनके पास आएगा, और उस पैसे को जो वो व्यय करेंगे उनको पूरा करना संभव होगा। यानी हमारे पास जितना सरकार के पास टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के द्वारा जो भी इनकम आई, उस इनकम से सरकार को जो पेमेंट करने हैं, जो उनको व्ययों का भुगतान करना है, वो आसानी से हो जाता है। तो वो संतुलित बजट कहलाता है। या हम अदर वर्ड में ये बात कर सकते हैं कि जब सरकार की आय और व्यय इक्वल होते हैं तो वो बैलेंस बजट कहलाता है। दूसरा है इसी क्रम में हमारा आगम बजट, रेवेन्यू बजट। आगम बजट में सरकार की आगम प्राप्तियों तथा इन प्राप्तियों में होने वाले व्ययों को शामिल किया जाता है। कर आगम में केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए करों व शुल्कों से प्राप्त आय सम्मिलित होती है। गैर कर आगमों में सरकारी विनियोगों पर ब्याज व लाभांश, शुल्क तथा अन्य प्रदत्त सेवाओं के बदले प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। तो जो रेवेन्यू बजट होता है, हमारा जो आगम बजट है, उसमें सरकार की जो आयगत या आगम प्राप्तियां होती हैं और इन प्राप्तियों में होने वाले व्ययों को शामिल किया जाता है। यानी रेवेन्यू बजट में सरकार की जो रेवेन्यू रिसीप्ट है वो, और उन रेवेन्यूज़ को रिसीप्ट करने में जो हमारे एक्सपेंडिचर हुए उनको इसमें शामिल किया जाता है। जो रेवेन्यू रिसीप्ट होती हैं उसमें कर आगम, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो टैक्सेस या जो फीस लगाई गई उनसे प्राप्त होने वाली आय को सम्मिलित किया जाता है। और गैर कर आगमों में, यानी जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं, उनमें सरकारी विनियोगों पर ब्याज, यानी गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है उन पर जो इंटरेस्ट मिला, जो डिविडेंड मिला, जो फीस मिली, या जो गवर्नमेंट ने सर्विसेज प्रोवाइड की उसके बदले जो पैसा मिला, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। यानी इसके अंदर जो रेवेन्यू बजट है उसमें दो चीज़ें कि गवर्नमेंट की टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से जो इनकम होने वाली है वो उसको शामिल किया जाता है, और उन इनकम को प्राप्त करने के लिए, गेन करने के लिए जो खर्चे किए गए वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। दूसरा है प्राप्तियां बजट, रिसीप्ट बजट। इस प्रारूप के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों के अनुमानों का विस्तृत विश्लेषण होता है। इस विवरण में विस्तृत आगम एवं पूंजीगत प्राप्तियां, विभिन्न वर्षों में प्राप्तियों की प्रवृत्ति तथा सरकार द्वारा प्राप्त बाह्य सहायता की प्राप्तियों का विवरण दिया जाता है। तो जो रिसीप्ट बजट होते हैं, इसमें एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक वार्षिक वित्तीय जो वार्षिक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उसमें जो हमारी रिसीप्ट होते हैं उनका इसमें हम अनुमान लगाते हैं, और अनुमान लगाकर उसको डिटेल में यहाँ शो किया जाता है। इस जो स्टेटमेंट होता है, ये जो विवरण होता है, इसके अंदर हम डिटेल में अपनी रेवेन्यू, चाहे वो डिटेल में अपनी रिसीप्ट लिखते हैं, चाहे वो रेवेन्यू रिसीप्ट हो चाहे कैपिटल रिसीप्ट हो, इन दोनों रिसीप्ट को इसके अंदर शो किया जाता है। अगला है निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट। कार्यों के परिणामों या निष्पादन के आधार पर बनाकर निर्मित होने वाला बजट निष्पादन बजट कहलाता है। यह बजट सभी मंत्रालयों द्वारा विकासात्मक क्रियाओं के संबंध में बनाया जाता है। इसी के साथ इसमें प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं, कार्यक्रमों की मूल्यांकन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम के कार्यक्रम तथा निष्पादन का विवरण इसमें शामिल होता है। इस विवरण में इन उद्यमों की प्रस्थापित व उपयोग की गई क्षमता,
भौतिक लक्ष्य व उनकी प्राप्तियां, क्रियाओं के परिणाम तथा पूंजी पर प्रतिफल आदि दिए होते हैं। तो जो निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट होता है, उसमें जो भी काम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उनके परिणामों या उनके निष्पादन के आधार पर जो बजट तैयार किए जाते हैं वो निष्पादन बजट कहलाते हैं। यहाँ आपको मालूम ही है कि जो सरकार के अलग अलग विभाग हैं उनके सबके अलग अलग मंत्रालय होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो प्रशासनिक यानी प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम के कार्यक्रम, यानी हर मंत्रालय के अंतर्गत कोई ना कोई सार्वजनिक उद्यम होता है और उन उद्यमों के जो काम हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए गए यानी कार्य का निष्पादन किया गया उसका विवरण इसमें शामिल होता है और साथ ही उनके जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उनकी प्राप्ति क्या है, उनके कार्य जो किए गए उसके क्या परिणाम है, उसमें जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी उसके क्या रिजल्ट है, इन सब के बेस पर जो बजट तैयार किए जाते हैं वो निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट कहलाते हैं। अगला है जीरो बेस बजट। एक उचित व निर्धारित अवधि में खोज व परीक्षण हेतु सार्वजनिक व्यय के निर्धारण की तकनीक के रूप में इस बजट को बनाया जाता है। जीरो बेस बजट प्रणाली में विगत व्ययों को विचार का कोई आधार नहीं बनाया जाता। विगत व्ययों को भावी व्यय के लिए तर्क के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। इसमें इस बात का विचार नहीं किया जाता कि व्यय में कितनी वृद्धि या कमी की जाए, व्यय किया जाए अथवा न किया जाए। इस प्रणाली का उद्देश्य प्रत्येक क्रियाकलाप का परीक्षण ठीक उसी प्रकार करने से है जिस प्रकार किसी नए प्रस्ताव का परीक्षण करके निर्णय लिया जाता है। तो इसमें ये बताया गया कि जो जीरो बेस बजट होता है वो एक उचित व निर्धारित अवधि में खोज व परीक्षण हेतु सार्वजनिक व्यय के निर्धारण की तकनीक के रूप में इस बजट को बनाया जाता है। यानी सरकार के जो व्यय होते हैं उनको एक नई टेक्निक के रूप में यूज़ करने के लिए या सरकार के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो सरकारी व्यय होते हैं उनको निर्धारित करने की एक तकनीक के रूप में इस बजट को तैयार किया जाता है। अच्छा, जीरो बेस जो प्रणाली होती है उसमें क्या होता है, नॉर्मली पहले आपको ये समझना होगा कि जो बजट तैयार करते हैं वो हम अपने जो पिछले बजट है उनके बेस पर तैयार करते हैं या पिछले जो हमारे आंकड़े हैं, पिछले वर्ष के जो आंकड़े हैं उनके आधार पर हम अगले आने वाले वर्षों के आधार पर के लिए बजट तैयार करते हैं। लेकिन अब यहाँ जब आपको ये मालूम पड़ गया कि जो बजट होते हैं वो लास्ट ईयर के बेस पर नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार किए जाते हैं, तो यहाँ अब जीरो बेस सिस्टम को आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि जीरो बेस सिस्टम में क्या होता है कि जो बजट तैयार किए जाते हैं इस टेक्निक के द्वारा या इसके द्वारा जो बजट तैयार होते हैं उसमें जो हमारे लास्ट ईयर के जो आंकड़े होते हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं होता। उनके आधार पर हम नेक्स्ट ईयर के लिए कोई प्लानिंग नहीं करते, बल्कि जो हमें प्लानिंग करनी होती है बिल्कुल हम ठीक उसी तरह से करते हैं जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से कोई काम कर रहे हैं। यानी इस प्रणाली का उद्देश्य प्रत्येक क्रियाकलाप का परीक्षण ठीक उसी प्रकार करने से है जिस प्रकार नए प्रस्ताव का परीक्षण करके निर्णय लिया जाता है। यानी जब किसी हम नए प्रपोजल पर, नए प्रस्ताव पर कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक उसी तरह से जीरो बेस बजट में भी होता है। यानी पिछले आंकड़ों से हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं होगा। इस प्रणाली को 1986 में अपनाया गया जिसमें वित्त मंत्रालय सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को निर्देशित करता है कि वह जीरो बेस बजट के सिद्धांत पर अपने कार्यक्रमों व क्रियाओं का परीक्षण करके व्यय तैयार करे। यानी भारत के अंदर इस प्रणाली को 1986 में अपनाया गया। अगला है आउटकम बजट। आउटकम बजट में विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित किए गए बजट में मूल्यांकन किए जा सकने वाले लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है ताकि बजट के क्रियान्वयन की गुणवत्ता को परखा जा सके। भारत में इस बजट का प्रारंभ 2005-06 के आम बजट में किया गया। 25 अगस्त 2005 को वित्त मंत्री द्वारा विविध मंत्रालयों के लिए वित्तीय संसाधनों के आवंटन के साथ साथ उन लक्ष्यों का भी निर्धारण किया जो वर्ष के बजट का उपयोग करके प्राप्त करना आवश्यक समझा गया। तो आउटकम बजट में क्या होता है कि जो अलग अलग हमारे मिनिस्ट्री हैं, अलग अलग जो मंत्रालय होते हैं, उनके लिए जो आवंटित किया गया है, यानी बजट के अंदर उनको जो राशि आवंटित की गई है उसका मूल्यांकन किए जा सकने वाले लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। यानी जो आउटकम बजट होता है उसके अंतर्गत जो अलग अलग मंत्रालय हैं, अलग अलग विभाग हैं, उनको जो आवंटन किया गया है, उनको जो दिया गया है उसका मूल्यांकन किया जा सके
इसके लिए उनको बजट की राशि के साथ साथ उनके लक्ष्यों को भी निर्धारित कर दिया जाता है, जिससे बजट सही ढंग से प्रभावी रूप से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको हम जांच सकें, उसको हम परख सकें। 2005-06 में भारत के अंदर जो आउटकम बजट है इसकी स्टार्टिंग 2005 और 6 के आम बजट में की गई। 25 अगस्त 2005 को जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अलग अलग मंत्रालयों को जो वित्तीय संसाधन अलॉट किए, यानी उनको जो राशि दी, जिस मंत्रालय को जो राशि दी उसके साथ साथ उनको उन्होंने लक्ष्यों का भी निर्धारण कर दिया, जिससे जो बजट उनको दिए गए हैं उन बजट का प्रयोग करके उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, और साथ ही ऐसा करके हम जो बजट की राशि थी जिस मंत्रालय को दी गई थी उस पर हम उचित तरीके से निर्णय भी रख सकते हैं। अगला है जेंडर बजट। देश में महिला अधिकारिता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बजट के योगदान को स्वीकारते हुए सरकार द्वारा जेंडर बजट बनाना प्रारंभ किया गया है। इस बजट के माध्यम से सरकार महिलाओं के विकास, कल्याण एवं सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष बजट में एक निर्धारित राशि की व्यवस्था का प्रावधान करती है। तो इसमें यह बताया गया कि जो जेंडर बजटिंग होती है, जेंडर बजट होते हैं, वो देश के अंदर महिलाओं की अधिकारिता या महिलाओं को अधिकार मिले, महिला सशक्तिकरण, महिलाएं पहले से और ज़्यादा अधिक सशक्त हों, मजबूत हों, उसके लिए अलग से एक बजट बनाया गया जो जेंडर बजट के नाम से जाना गया। यानी महिलाओं को अधिकारिता और सशक्तिकरण की दिशा में बजट के योगदान को स्वीकारते हुए सरकार द्वारा जेंडर बजट प्रारंभ किया गया। यानी महिलाओं को सशक्त बनाने, उनको अधिकार दिलाने के लिए सरकार द्वारा अलग से जेंडर बजट बनाना प्रारंभ किया गया। इस बजट के द्वारा सरकार महिलाओं के विकास, उनके कल्याण, उनके सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों, यानी जो जेंडर बजटिंग होती है उसमें महिलाओं के लिए अलग से उनको सशक्त बनाने, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए जो प्लानिंग है, कार्यक्रम है, उनके लिए एक निर्धारित राशि की व्यवस्था जेंडर बजटिंग के द्वारा करती है। तो स्टूडेंट, ये थे बजट के प्रकार जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या कॉल कर पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।